नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का राम सर इंदौर एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पर। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कल, और छुट्टियां थी, कुछ हमारी छुट्टियां भी रही हैं, और मैंने आप सभी से कल कहा था कि अब हमारी जो कक्षाएं रहेंगी वो रेगुलर रहेंगी। समय मैंने आपको यही 12 से 1 के बीच का टाइम बताया था कि अब जो आपकी रेगुलर कक्षाएं होने वाली हैं वो 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में यहाँ कक्षाएं होंगी। ठीक है, तो अब नियमित तौर पे ये चीज आप लोग भी बिल्कुल श्योरली ध्यान रख लीजिएगा कि इसी टाइम पर आपकी कक्षाएं होंगी। अगर मैं आपसे बात करूं कि हमने पिछली कक्षाओं के बारे में क्या जियोग्राफी में अध्ययन किया, तो यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ रहे थे भारतीय स्थिति के बारे में, भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में सबसे प्यारा विषय था हमारा कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। इसमें हमने ये जाना था कि भारत के क्या क्या नाम हैं, किस किस आधार पर ये नाम पड़े हैं, और क्यों इंडिया को ही भारत कहा जाता है, इंडिया किसने कहा। तो बिल्कुल बेसिक चीजें हम पढ़ रहे थे, क्योंकि क्या होता है जब क्वेश्चन बनते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन को बनाकर पूछा जा सकता है। आज हमें ये पढ़ना है कि हमने जो पृथ्वी बनाई है, जो 23.5 डिग्री अपने अक्षांश पर झुकी हुई है, इस पूरी पृथ्वी पर यूनिवर्स में भारत का क्या स्थान है, भारत इस पूरी यूनिवर्स में किस जगह पर स्थित है, और जो हमने काल्पनिक रेखाएं खींची हैं जिसमें हम आप अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहते हैं, वो कैसे भारत को विभाजित करती हैं। तो भारत की अक्षांशीय और भारत की देशांतीय स्थिति क्या है। अगर मैं बात करूं यहां पर आपसे, तो देखिएगा यहां पर पृथ्वी जो है दोस्तों, पृथ्वी अधिक बड़ा आकार, जलवायु की विविधता, स्थिति, हमारे लिए इस सभी चीजों को देखते हुए कि हमें देखना ये रहता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है समुद्र में किस जगह पर है, या कोई घटना हुई तो हम कैसे उसका अवलोकन करेंगे। तो हमारे लिए किसी चीज का आकार बनाना, जलवायु की विविधता को ज्ञात करना, जगह का पता लगाना, पृथ्वी का प्रतिलोक बनाना, इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, पृथ्वी गोल है ये तो सभी को पता थी, इसी पृथ्वी पर, गोल पृथ्वी पर हमने काल्पनिक रेखाओं को बना दिया। काल्पनिक रेखाएं मतलब जो कल्पनाओं से जुड़ी हुई कल्पनाओं की रेखाएं, जो वास्तविक रूप से नहीं है, ना हमें पृथ्वी ने बना कर दी है। अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी पर अगर, गोल पृथ्वी पर हमने अगर समांतर रेखाएं खींची हैं, समांतर मतलब एक दूसरी एक जैसी रेखा है, मतलब पहली रेखा वैसी होगी जैसी दूसरी है, तो इसे हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अगर हमारी पृथ्वी के ग्लोब में रेखाएं लंबवत हैं, लंबवत रेखाएं हैं, तो इसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। ये क्या है आपकी देशांतर रेखा। तो सर दोनों खींचनों का क्या मतलब है। देखिए, हमें क्या है, हमारे लिए पृथ्वी की स्थिति की जानकारी अकेली सबसे पूर्ण नहीं होती है, हमें समय का भी पता निकालना है, हमें जलवायु का भी परिवर्तन करना है। तो देशांतर रेखाओं का काम है समय, समय को बताना, और दूसरी बड़ी बात होती है स्थिति को बताना। तो हमारे लिए जो ग्लोब पर खींची गई देशांतर रेखा है वो समय और स्थिति का जायजा लेती है। दूसरी बात, अब मौसम बदलते हैं, गर्मी ठंडी होती है, तो जो हमने अक्षांश रेखाएं खींची हैं, समांतर रेखाएं, इससे हमें जलवायु, जलवायु कब कौन सी बदलेगी, और दूसरी बात मौसम की जानकारी का पता चलता है। किसकी पता चलता है, मौसम की जानकारी का पता यहां पर चलता है। इसीलिए हमने इसको अपना आधार बनाया हुआ है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्लियर आपको कब होगा, जब हम भारत की स्थिति को इसमें देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका ग्लोब, ये है आपकी पृथ्वी का ग्लोब, दिख रहा है आपको। जी हाँ, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा आपके लिए, जिससे कि आपको पूरा ग्लोब क्लियर भी दिखेगा और अच्छा भी दिखेगा। ठीक है, ये देखिए, हमने देखा है ये है आपका पूरा ब्रह्मांड, या पूरी अर्थ, सॉरी पूरा पृथ्वी है। आप अपनी ग्लोब में देखेंगे, अपनी तस्वीर से देखिए, मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा। ये है आपका पूरा पृथ्वी, गोल राउंड अप में हमने बनाई हुई है। इसमें अगर आप देखें तो हमने दो तरीके की रेखाएं खींची हैं, इसमें सिर्फ आपको अक्षांश रेखाएं दिखेंगी। तो कई बार क्या होता है कि अक्षांश रेखाओं की परिभाषा को पूछ लिया जाता है कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं,
तो सामान्य सी परिभाषा है कि पृथ्वी के केंद्र से निकली या किसी भी स्थान की कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी, ये देख लीजिए आप, ये केंद्र है, इसकी कोणीय दूरी ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप। तो किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अभी अब इसमें रेखा नहीं जोड़ा है, सिर्फ हमने अक्षांश की परिभाषा को पूछा कि सर अक्षांश किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को हम क्या बोल देते हैं? अक्षांश कह देते हैं। ठीक है, अब यहां जरा ध्यान रखिए कि हमने जो अक्षांश बनाई हुई है उसको अगर आप देखेंगे, ये देखिए, तो ये सभी हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। तो इसी में हमें ढूंढना है कि भारत कहां पर है, कौन से अक्षांश पर भारत बसा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा ग्लोब है, ये है आपका पूरा ग्लोब। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगी अक्षांश रेखाएं, और आपको देखेंगे तो आपको मिलेंगी देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये है आपका 0 डिग्री, जिसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या जिसे कहते हैं विषुवत रेखा। इसके ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी ध्रुव। क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और निचले वाले हिस्से को कहते हैं दक्षिण ध्रुव। क्या कहते हैं मित्रों? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी ध्रुव है, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण ध्रुव है। तो अब हमने ये देखा अक्षांश के आधार पर सर कि 0 डिग्री अक्षांश को हमने विषुवत रेखा माना। अच्छा सर, देशांतर रेखा में क्या होगा फिर? तो देशांतर रेखा में यहां पर भी एक 0 डिग्री होगी, जिसे आप कहेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। जीरो डिग्री देशांतर रेखा का मतलब यह होगा कि अगर आप 0 डिग्री देशांतर की इस तरफ हैं तो इसका मतलब है पूरब है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा की आप अगर इस तरफ हैं तो ये समझिए कि ये आपका पश्चिम है। बहुत लॉजिकली, बहुत प्रैक्टिकली चीजों को समझना है। आप अगर ये कोशिश करेंगे कि मैं रटकर चीजों को याद कर लूंगा तो ये आपकी सबसे बड़ी दुविधा होगी। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सब चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं, यहाँ पर अब कोई डाउट आपका होना नहीं चाहिए। इसके बाद हम कुछ विशेषताएं देखेंगे कि सर अक्षांश रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं। तो ये हैं आपकी अक्षांश रेखाओं की सारी विशेषताएं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जैसे पहली विशेषता है, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं दोस्तों, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस कारण से दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा आपको समान मिलेगी। ग्लोब में आपने कैसे देखा? आपने देखा कि सभी रेखाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद होगा कि दोनों अक्षांशों के रेखाओं की बीच की दूरी की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 111 किलोमीटर की दूरी होगी। मतलब ये आपका ग्लोब है, एक अक्षांश रेखा, दूसरी अक्षांश रेखा, दोनों के बीच में आपको 111 किलोमीटर की दूरी देखने को मिलेगी। इन दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी। प्रत्येक अक्षांश रेखा एक पूर्ण वृत्त बनाती है। ये बहुत जरूरी बात है आपके लिए। पूर्ण वृत्त का मतलब है कि पृथ्वी गोल है,
तो ये एक रेखांश यूं तरीके से घूम करके एक पूरा ग्लोब बनाएगी, 360 तक जाएगी। तो मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी रेखा एक पूरे वृत्त का निर्माण करती है, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा कि सर अक्षांश रेखा एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद अक्षांश रेखाएं, हाँ, अक्षांश रेखा एकमात्र अक्षांश रेखा है जो महावृत्त या ऐसी रेखा वृत्त जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे महान वृत्त का नाम देते हैं। और इसे ही हम और आप अपनी भाषा में विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? विषुवत रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, जिसमें एक भाग हमारा कहलाता है उत्तरी ध्रुव, यह है आपकी 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है आपका नॉर्थ और नीचे वाला हिस्सा है आपका साउथ या दक्षिण। तो ये महान रेखा क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक महान वृत्त रेखा है। इसके बाद देखिए आगे अक्षांश रेखाओं, अक्षांशों, देखिए मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि पृथ्वी के किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। तो अक्षांश क्या होगा? अगर आपसे पूछा गया है कि अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो 181 होती है। अगर आप रेखाएं को देखेंगे तो रेखाएं होती हैं 179। कारण क्या है? उत्तरी ध्रुव की रेखा आखिरी और दक्षिणी ध्रुव की रेखा को हम इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो अक्षांशों की संख्या है 181 और अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179। क्लियर है मामला? बहुत सीधा सा मामला है कि ग्लोब पे खींची गई ऐसी रेखाएं जिनकी किसी भी स्थान की कोणीय दूरी होती है, या किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को आप क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं, एक दूसरे की जो दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। और ये जो रेखाएं होती हैं ये कैसे खींची जाती हैं, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो पूरब से पश्चिम, क्या कह रहे हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज रूप में खींची जाती हैं। क्षैतिज मतलब इस तरीके की रेखा, इस तरीके की, सॉरी, इस तरीके की रेखाएं, ठीक है, ये क्षैतिज कहलाती हैं और ये कहलाती हैं लंबवत। तो लंबवत कौन सी रेखाएं हैं आपकी? लंबवत हैं देशांतर रेखाएं। और क्षैतिज कौन सी हैं आपकी? क्षैतिज जो रेखाएं हैं वो है आपकी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, चलिए, तो ये विशेषताएं आपने देख ली हैं। हाँ, ये थोड़ा सा जरूरी पार्ट है, इसको जरा ध्यान से समझना। पूरे अक्षांशों में, पूरे अक्षांश रेखाओं में, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अक्षांशों की जो रेखाओं की बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है। हमने क्या किया है, अक्षांश रेखाओं की महत्व को समझते हुए कुछ अक्षांशों को महत्व दिया है। जैसे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सॉरी 66 डिग्री 1/2 सही उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब हमने इनको विशेष नाम दे दिया है। आपको याद हो तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोल देते हैं? उत्तरी ध्रुव। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोल देते हैं? आर्कटिक वृत्त। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा। आ रहा है समझ में? इसी प्रकार से हमने नीचे की तरफ भी काम किया है। अब हमने 0 डिग्री बची, तो 0 डिग्री को कह दिया हमने भूमध्य रेखा, या 0 डिग्री को कह दिया हमने समांतर रेखा। ये क्या है? बीचों बीच है, तो ऊपर का हिस्सा पढ़ लिया। अब इसके नीचे के हिस्से की तरफ चर्चा करते हैं और दक्षिणी हिस्से को देखते हैं। ठीक है, चलिए, नीचे की तरफ क्या होगा? उत्तरी पढ़ लिया हमने, विषुवत रेखा के ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण गोलार्ध। तो अब हम दक्षिणी गोलार्ध को अगर देखेंगे तो 23.5 डिग्री पर मिलेगा आपको दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा। याद रखना, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मतलब मकर रेखा। 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मतलब अंटार्कटिक वृत्त। ऊपर क्या था? आर्कटिक वृत्त, नीचे क्या है? अंटार्कटिक वृत्त। इसी प्रकार 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे क्या मिलेगा आपको? दक्षिण ध्रुव मिलेगा। और इससे ज्यादा जरूरी है कि दोनों ही गोलार्धों में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्धों में, जो अक्षांश 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में पाया जाता है, जहां पर उच्च वायु दाब रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश कहते हैं। इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगा। देखिए क्या होता है।
पहले क्या होता था, जब व्यापार होता था जहाजों के माध्यम से या नौकाओं के माध्यम से, तो यूरोप के बहुत सारे लोग ईरान, यूरोप या यूरोप से एशिया आते थे। तो क्या होता था कि पहले जो व्यापार होता था वो हवाओं के माध्यम से चलता था, जिस दिशाओं में हवा चलेंगी उसी दिशाओं में लोग जाते थे। तो क्या होता था कि पहले जब हवा यहाँ पर रुक जाती थी, या हवाएं जो होती थी कई बार रुक जाती थी यहाँ पर, या उच्च वायु दाब हो जाता था, तो हवाओं की वजह से कहीं पर भी हमारी नाव नहीं जा सकती थी, तो वजन भी होता था। तो यहाँ पर जो घोड़े खरीद कर लाए जाते थे उसमें से कुछ घोड़ों को यहाँ पर पानी में छोड़ दिया जाता था, जिससे कि नाव हल्की हो जाएगी और जहां पर हवा जिस दिशा में बहा कर ले जाएगी उस दिशा में हम यहाँ पर ले जा सकते हैं। तो क्या हुआ कि अश्व अक्षांश, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, अश्व अक्षांश का मतलब होता है कि दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का समय। इसमें क्या होता है, उच्च वायु दाब होता है, जिसके चलते हमने इसे एक विशेष नाम दिया है। चलिए, तो उम्मीद है अब आपको उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में कोई भी अंतर नहीं रहा होगा। सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल मैंने खोल दी हैं, और इसके महत्व की बात करें तो दोनों का अपना अपना महत्व है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब आर्कटिक वृत्त, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा, 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश मतलब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या समांतर रेखा, 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मतलब मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मतलब अंटार्कटिक वृत्त। इसके अलावा 90 डिग्री अक्षांश रेखा मतलब आपकी दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ गया? इसके अलावा दोनों ही ध्रुव में 30 और 40 अक्षांशों के बीच में उच्च वायु दाब पाया जाता है, जिसके चलते यहाँ पर आपने अश्व अक्षांश कहा गया है, मतलब घोड़े की अक्षांश या अश्व अक्षांश। अब हमने पढ़ा था 0 डिग्री रेखा को, जिसको हमने क्या नाम दिया है, जिसको हमने नाम दिया है भूमध्य रेखा, या इसे ही नाम दिया है विषुवत रेखा। ठीक है, तो विषुवत रेखा का क्या मतलब है? यह 0 डिग्री जो है अक्षांश सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, जिसकी लंबाई लगभग 40,000 या 40,100 या 40,076 है, या 40,076 है। इसको 476 करके भी आप याद कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है दोनों ध्रुवों में। ठीक है, अब जब से बड़ी है तो सर अपने इसका महत्व भी होगा। इसका महत्व ये है कि ये जो है एकमात्र अक्षांश रेखा है जो महान वृत्त का अर्थात पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है, जिसमें पहले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दूसरे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, इसके अलावा भी महत्व है। इस रेखा पर 21 मार्च, अभी अभी 21 मार्च गया है और सितंबर भी आने वाला है, तो वर्ष में 2 बार जो समय है वो है 21 मार्च और दूसरा समय है 23 सितंबर। सूर्य जो होता है वो भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है। इसका मतलब आपको क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि यहाँ पर सूर्य की जो सनलाइट पड़ेगी वो सीधी पड़ेगी रेखा के बीचों बीच, जो आपको 40,076 पर या 476 रेखा जो लंबाई है, उस पूरी लंबाई के बीच में 21 मार्च को और 23 मार्च को सूर्य की लंबवत या सीधा प्रकाश पड़ेगा। दूसरा, भूमध्य रेखा की सबसे ज्यादा औसत वार्षिक तापमान प्राप्त होता है, क्योंकि ज्यादा समय ये गर्म रहता है, जिसके चलते यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है और इसी क्षेत्र में विश्व की सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जो भूमध्य रेखा के आसपास के देश होंगे वहां पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है, चलिए, आवाज वगैरह ठीक आ रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि फिलहाल जो है आप लोग लाइव नहीं हैं, जिसके चलते मैं आपसे कोई भी कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहा हूं। तो इसी को ध्यान में रखना है आपको विषुवत रेखा के बारे में, और इसके आगे की चीजें हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कि क्या है अब। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं ये पूरा ग्लोब में मैंने तस्वीर लगाई हुई है, ये आपको बताएगी विषुवत रेखा के बारे में। ठीक है, हाँ,
ये भी आप याद रखेंगे, ये भी मैंने जरूरी बात आपको बताई नहीं है। जरूरी बात क्या है, जरा यहाँ देखिए आप लोग। भूमध्य रेखा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गति करती है। भूमध्य रेखा पर ही पृथ्वी की जो गोलाई है या जो लंबाई है वो सबसे ज्यादा है। पृथ्वी सबसे ज्यादा कहाँ भ्रमण करती है? ये विषुवत रेखा पर भ्रमण करती है। भूमध्य रेखा पर कोरियस बल होता है उसका मान भी 0 होता है। ठीक है। इसके अलावा अब ये सब चीजें आपको मैं बता देता हूँ लाइव में। यहाँ देखिएगा आप तस्वीर में, तो कितने देश कितने महाद्वीप आपको समझ में आ जाएंगे। ये देखिए आप, ये है पूरा वर्ल्ड। अब वर्ल्ड को जरा ध्यान से समझिए। इसमें आपको मिलेंगे 3 महाद्वीप हैं। महाद्वीप कौन कौन से हैं? दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है और एशिया है। ठीक है। देशों की बात करेंगे तो 13 देश आते हैं और 3 प्रमुख जल महासंधियां आती हैं, जल महासागर आते हैं। तो देखिए पहले महाद्वीप देखिए कौन कौन से महाद्वीप से निकलती है ये। अब ये जरा आप तस्वीर को देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, दिख रहा है? जी हाँ, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका है, दक्षिणी सॉरी साउथ अमेरिका है। ये निकली यहां से, ये देखिए, ये यहां से निकली, ये यहां से निकली, ये यहां से निकली। तो ये एक नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये हो गया आपका अफ्रीका और ये हो गया पूरा आपका एशिया। तो 3 महाद्वीपों से होकर ये गुजरती है। अब देशों की अगर मैं बात करूंगा तो देश जो है आपको यहाँ पर प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है और यहाँ पर कैरिबियन सी है। तो अब देश जो 13 देश हैं वो 13 देश को मैं आपको ऊपर बता देता हूँ। यहाँ मैप में नहीं दिख रहे हैं तो मैप में से जरूरी नहीं है, आप इनको देख लेना। ज्यादातर अफ्रीका के देश हैं, एशिया का तो सिर्फ इंडोनेशिया है और मालदीव है। ज्यादातर देश आपको यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के मिलेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में जैसे कि केविन, रिपब्लिक कांगो, डोमिनिक कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ठीक है। और ये तीनों देश किसके हैं? ये हैं आपके एशिया के। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ टोमो, प्रिंसेस, गैबन, ये सभी देश किसके हैं? दक्षिणी अमेरिका के हैं। और बाकी ये जो देश हैं ये हैं आपके अफ्रीका देश के, केन्या, सोमालिया। ठीक है। तो इनको मैं किसी दिन प्रैक्टिकली आपको पढ़ा दूंगा। फिलहाल आप लोग लाइव नहीं है तो मुझे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है। और नेक्स्ट कक्षा में मैं आपसे कोशिश करूंगा कि लाइव जुड़ूंगा तो आपकी वॉइस भी चेक कर पाऊंगा। फिलहाल आप सभी से मिलूंगा विदा। नेक्स्ट कक्षा इसके आगे की होगी, छोटी छोटी कक्षाओं के माध्यम से हम पढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। ये देखिए, इसके बाद हम कर्क रेखा को पढ़ेंगे, वो भी कल। कर्क रेखा के अंदर कौन कौन से देश आते हैं और कौन कौन से देशों से ये गुजरती है, इसकी चर्चा आपकी होगी कल की कक्षा में। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।